तो एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th और JEE के लिए है। वैसे एक खास बात और है, आज की यह क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लिए है। जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत ये अगला पार्ट होगा। इसलिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको देखें और समझें, लेकिन उनका सिलेबस ये फिजिक्स का कहलाएगा, जबकि 12th वालों के लिए ये सिलेबस मैथ्स का कहलाएगा। तो चलिए आज के नए टॉपिक पर चलते हैं, बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज की शुरुआत हम 11th क्लास के छोटे से क्वेश्चन से करेंगे। फिजिक्स में आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? सोचिए, आपने पढ़ा है भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये कितने टाइप की होती हैं? ये 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है और सेकेंड टाइप क्या है, बता सकेंगे? फर्स्ट टाइप है अदिश राशियां। फर्स्ट टाइप क्या है? अदिश राशियां, ठीक है। अदिश राशियां, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज। और सेकंड होता है सदिश राशियां, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब इन दोनों में खास बात क्या होती है? अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसी राशियां हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी होता है। इनके लिए, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां परिमाण से तात्पर्य है कि परिमाण के साथ साथ हमें यूनिट तो देनी पड़ेगी, उसकी इकाई तो देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि किसी बुक का वेट, किसी बुक का वेट, ठीक है, कितना है? हमने कहा बुक का वेट है 2 ग्राम। कितना है? 2 किलोग्राम। ये देखिए, यहां पर 2 किलोग्राम से यहां पर डायरेक्शन का बोध नहीं होता है, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब द्रव्यमान क्या होगी? द्रव्यमान होगी अदिश राशि, स्केलर राशि, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, या चाल भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो क्या कहलाती हैं, जो होती हैं अदिश राशियों में आती हैं। सेकंड है सदिश राशियां। सदिश राशियों में क्या होता है कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, ध्यान दें, ये
2 मीन्स न्यूमरिक वैल्यू, 2 किलोग्राम जो हमने लिखा, तो 2 क्या है, ये मैग्नीट्यूड, मतलब ये न्यूमरिक वैल्यू है ये, और ये हो गई क्या, यूनिट। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं तो दोनों को समझना है। ठीक है, तो अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, जरूरी नहीं है, उसके साथ कुछ और होना चाहिए। नाम से स्पष्ट देखो, सदिश, दिशा के साथ में वेक्टर। ठीक है, तो इनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जा रही है तो अक्सर हम क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी, ये वेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, ये भी क्या होगा, वेक्टर। तो ऐसी राशियां जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी, डायरेक्शन की, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो आज के अपने इस मैथ्स के चैप्टर में हमें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और मैथ्स में वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए एक पूरा चैप्टर, एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। इसे हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सदिश बीजगणित के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके नोटेशन के बारे में बताएंगे। जैसे हमने कहा कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, एम है। ठीक है, चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा दूरी, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। अब देखने में दोनों डी लिखे हैं, लेकिन हम दूरी किसको मान लें, विस्थापन किसको मान लें, डिस्टेंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो दोनों राशियों को अलग से देख करके ही पहचाना जा सके, इसके लिए एक रूल बनाया गया। रूल क्या है कि जो सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक ये तीर का निशान लगा देते हैं। एक क्या कर देते हैं, वेक्टर, से इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, वेक्टर डी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, वेक्टर डी, या डी वेक्टर भी बोल सकते हैं, सदिश डी। लेकिन हिंदी मीडियम में भी स्टूडेंट्स इसको डी वेक्टर ही बोलते रहते हैं। ठीक है, तो नोटेशन में क्या हुआ, अगर अदिश राशियां हैं तो उनको नॉर्मल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन अगर सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसा लिखा जाएगा, उनके ऊपर एक तीर लगाया जाए, वेक्टर लगाया जाएगा। हालांकि एक मेथड और होती है वेक्टर को लिखने के लिए, इसका यूज ज्यादातर नहीं होता है, अपन लिखने में नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका यूज बुक्स में, किताबों में, प्रिंटिंग में जरूर कर लिया जाता है, और क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा इस वाला, ये दूसरा वाला तरीका पूछा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। मतलब तो उसको हम बताते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इस लेटर डी को थोड़ा बोल्ड में लिखा जाए, ऐसा। ये देखिए, ये भी डी लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये भी डी लिखा है और ये भी डी लिखा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बोल्ड लेटर में लिखा है। तो अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो बार बार आपको पेन ऐसे 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 करना पड़ेगा, बार बार उसी के ऊपर चलाना पड़ेगा, तब जा करके क्या हो पाएगा, वो बोल्ड हो पाएगा। तो ऐसा लिखना हमारे लिए मतलब सुविधाजनक नहीं, मतलब सही नहीं है। तो इसलिए हम
इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। किसका करते हैं? इसका करते हैं। एक बात ध्यान देंगे, वेक्टर मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है। कठिन कैसा? छोटी सी मिस्टेक करने पर पूरे मार्क्स आपके कट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा क्वेश्चन किया सॉल्व और आपने सिर्फ जहां जहां ये वेक्टर लगाने थे वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया तो आपकी पूरी बात गलत हो गई और उसे गलत कर दिया जाएगा और उसमें आपको क्या दिया जाएगा? 0 दे दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, कि वेक्टर वाला करना है या बिना वेक्टर वाला होना चाहिए। और स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेपर में जनरली लोग यही वाला साइन जानते हैं, वेक्टर का लिखते हैं। अगर वेक्टर नहीं लिखा तो समझ लेते हैं कि वो फिर स्केलर है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन पेपर में या बुक में अगर कहीं बोल्ड लेटर लिखा है इस चैप्टर में तो समझ जाना है कि क्या लिखा है। जैसे हमने कहा कि कहीं पर प्रिंट था, क्या प्रिंट था? ए प्रिंट था, ठीक है, क्या प्रिंट था? ए। अब ये प्रिंट था तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको समझना है क्या लिखा है, वो ए वेक्टर लिखा हुआ। पढ़ना क्या है आपको? ए वेक्टर। ऐसा भी लिखा तो क्या पढ़ना पड़ेगा उसको? ए वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? चलिए इस बात का इंपॉर्टेंस हम और समझाते हैं। देखिए, विचार करें कि यहां पर आप खड़े हैं अपने प्लेस में, सिहुरा में, ठीक है। कहाँ खड़े हैं? सिहुरा में। और यहां से आपको कटनी जाना है। ये देखिए, ये कटनी पहुंच गए आप। लेकिन हुआ क्या कि आपको सिहुरा से कुछ काम था बोहरीबंद जाने के लिए, तो आप बोहरीबंद गए। अब इसके बाद आपका काम कुछ कटनी का भी याद आ गया आपको, तो आप वापस तो लौट के नहीं आएंगे। यहां से इस रास्ते से डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? कटनी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात को समझिए, ये क्या है? ये सिहुरा है ये, और ये क्या है? कटनी है, और ये है बोहरीबंद। ये देखिए, ठीक है। तो वेक्टर की थ्योरी में अगर कहा गया सिहुरा है और कटनी, सिहुरा से कहां जाना है? कटनी जाना है, तो ये मैटर नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता है कि आप कहां से जा रहे हैं, बल्कि मायने क्या रखता है कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और सरल शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं, चाहे आप एस से के में चले जाइए तो वेक्टर क्या बोलेगा? ठीक है। या फिर आप कहां जाएं? एस से बी में जाएं और बी से के में जाएं, इसका भी मतलब क्या कहलाएगा? सेम कहलाएगा। जबकि ध्यान से देखिए, अगर हम वेक्टर की बात ना करें तो क्या सिहुरा से कटनी जाना और फिर बोहरीबंद की तरफ से होकर के जाना, दोनों का एक ही बात है? बिल्कुल हरगिज नहीं है। अगर हम कहते हैं कि सिहुरा से कटनी गए, ये ठीक है। अब दूसरा क्या ऑप्शन है? सिहुरा से पहले गए हम बोहरीबंद और इसके बाद बोहरीबंद से चल के कहां पहुंच गए? बोलिए, कटनी पहुंच गए। अब नेचुरली देख रहे हैं ये वाली डिस्टेंस ज्यादा लग रही है अपन को डायग्राम में, मतलब कैसा होगा? ऐसा होगा। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या है? ये स्केलर में, अदिश के अध्ययन में ये एक बराबर नहीं है। एस बी प्लस बी के क्या होगा? एस बी प्लस बी के क्या होगा? एस के से क्या होगा? बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन होगा। जबकि अगर हम बात करें वेक्टर की, तो देखिए वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर की बात करने में ये देखिए, एस के, ये लिखा हमने वेक्टर, एस के वेक्टर इज इक्वल टू एस बी वेक्टर और प्लस बी के वेक्टर। ये देखिए,
मतलब एस से के हमको कहाँ जाना है, इनिशियल पॉइंट क्या है, एस है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, एस है, और फाइनल पॉइंट क्या है, के है। ठीक है, अब इसके बाद आप कहाँ से जाते हैं वो कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे कहाँ पहुंचना, के में पहुंचना है। तो दो तरीके हो जाएंगे, टू ऑप्शन है, एस से डायरेक्ट के पहुंच जाएं या फिर ऐसा घूम करके जाएं। लेकिन वेक्टर इनको क्या मान्यता देता है, इनको इक्वल रिकॉग्नाइज करता है, समझ रहे हैं। और ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसे हम वेक्टर में एक खास लॉ के नाम से जानते हैं, इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। मतलब सदिशों का योग त्रिभुज नियम, या सदिशों के योग के लिए त्रिभुज नियम, या त्रिभुज योग नियम सदिशों के लिए। ठीक है, और इसको कैसे, इस चैप्टर में इसी फार्मूले का सबसे ज्यादा यूज होगा। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का मैक्सिमम यूज होगा, बहुत ज्यादा चाहे जहां हो जाएगा ये, तो इसको आपको बहुत ही इजी वे में अप्लाई करते बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो हमने एक और दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया, ये देखिए, ये है, ये है और ये है। ठीक है, इसमें हम यहां से ऐसा गए थे, ऐसा गए थे और ऐसा गए। ठीक है, इसमें डायग्राम में वेक्टर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तीर लगाना जरूरी होता है। अब यहां पर मान लें अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो अब इसमें हम ट्रायंगल लॉ कैसे लगाएंगे, ये पूछने वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से सुने। जैसे अगर कहा जाए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान देना ये लिखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिंपल मैथ्स नहीं है। हमने कहा है बहुत ज्यादा आसान, लेकिन बहुत छोटी सी मिस्टेक आप कर सकते हैं और फिर ऐसी स्थिति में आपके फुल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल एबीसी लिखा है, तो हम एक ट्रिक बतलाते हैं, आप डायग्राम ना भी देखें तो सिर्फ कहां लगाना है उसको देख करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, यहां पर क्या करना है, जैसे एबीसी लिखा है तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट। ये फर्स्ट क्या है बोलिए, ए है, लास्ट वाला क्या है, सी है। तो आपको क्या लिख देना है, सीधे सीधे ए सी वेक्टर। क्या लिख दिया आपने, ए सी वेक्टर। अब इनको तोड़ तोड़ के लिख लो, कैसा, ए से बी और बी से सी। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हो गया। ऐसा अप्लाई करना है। यहां देखें डायग्राम में कैसा हो गया, ये ए बी सी, मतलब ये हो गया ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं हम, और फिर ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं। हो गया, तो इस मैनर में ये अप्लाई करना है। डायग्राम को देख करके लगाने में डायरेक्शन कहां पर है ये पता ना होने पर मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इसी में हम बतलाते हैं, एबीसी में मान लो कि हमने लिखा ट्रायंगल लॉ लगाना है, किसमें, इन ट्रायंगल सी ए बी में, इसमें लगाना है सी ए बी में। तो सी ए बी में कैसे लगाएंगे, वही रूल पकड़ लो, शुरू और लास्ट वाला और फिर इस शुरू के दो ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा सी बी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर और प्लस कितना हो जाएगा बोलिए, ए बी वेक्टर। ठीक है, उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी। देखें और भी हम इसको बदल देते हैं। सपोज करिए ट्रायंगल क्या दिया गया, बी
ए सी, ये लो, ठीक है, बी ए सी। हाँ, अगर आप उनके साथ डायग्राम बनाना है तो डायग्राम फिर ऐसा बनेगा, जैसे इस वाले में डायग्राम बनाना है तो एक ट्रायंगल कैसा भी बना देते हैं अपन, ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल में यहां पर देखो, पहले क्या है, कहीं भी लिख दो, जहां जो लिखना हो, ए बी सी लिख दिया। अब इसको देख के एरो लगाना, सी से बी, कहां सी से बी, सी से बी, मतलब एरो ऐसा लगेगा। सी से ए कहां है, सी से ए, मतलब कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा। ए से बी, मतलब ये ऐसा लग गया। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, जैसे ये वाला हमने लिखा, इसमें अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में सबसे पहले क्या बना लें, एक कोई भी ट्रायंगल बना लें, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब कहाँ जाना बोलो, बी ए सी, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है बी, लास्ट वाला क्या है सी। तो इसमें पहले कहीं भी लिख लें, ए बी सी, जैसा लिखना हो वैसा लिख लो, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ जाना, बी से सी, कहाँ है बी, बी से सी, मतलब ये बी से सी की तरफ ये एरो लगेगा। फिर क्या करना है, अब बी ए, कहाँ है बी ए, मतलब ये जाना है बी से ए में, हो गया। अब ए से सी में, मतलब ये जाना है ए से सी में, हो गया। इस प्रकार से ये, अब लिखने की बारी आएगी, क्या लिखोगे बोलो, टैली करो, बोल करके देखो सभी, बी सी वेक्टर बोलो इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, यहां होगा बी ए वेक्टर, बोल के देखिए, बैठ करके नहीं, मुंह से निकालिए, प्लस ए सी वेक्टर, ये लो, ठीक है, बनेगा, कोई समस्या तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि देखो इसका यूज 100 या 200 टाइम्स हमें करना पड़ेगा, 100-200 बार करना पड़ेगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे लगा दिए, हम कैसे लगाएं, बार बार हम तुमको क्या बताएंगे, ट्रायंगल देंगे। हाँ, अगर हम क्वेश्चन ऐसा कर लें, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, क्वेश्चन कैसा कर लें, एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर दिया कि ये ट्रायंगल है और इसके बाद इसमें हमने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी। अब कहा कि इस सामने ट्रायंगल जो बना है इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाओ, त्रिभुज योग नियम लगाओ, तो इसका आंसर क्या दोगे, इसमें पहले पूछोगे किस वाले ट्रायंगल में लगाएं, इसका मतलब क्या है, तो सामने वाला जब बोले ए बी सी, बिना उसके बोले डायग्राम देख करके बस ट्रायंगल लॉ हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कह दिया जाए ए बी सी, या किसी ने कहा कि भाई ऐसा लगाइए, इन ट्रायंगल सी ए बी, किस में लगाइए, सी ए बी, मतलब ये वाला आ गया, ये जो पढ़ा अपन ने, सी ए बी, देख रहे हैं, ये सी ए बी, ठीक है, ये वाला ऐसा आ जाएगा, ये समझ रहे हैं, इस वाले में बात क्लियर है। तो इस प्रकार से इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब थोड़ा सा और आगे हम बताते हैं, इसी बात का नॉलेज और अच्छे से कराते हैं आप लोगों को। देखिए यहां पर हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये है ऐसी साइड हम बना लेते हैं, ये देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज में फ्रंट साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ये देखिए बन गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में 2 वेक्टर्स हैं, इनकी साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली जो साइड है मतलब यहां से लेके यहां तक, चाहे तो यहां दे सकते हैं नाम ओ, ये है ए,
और ये क्या है बोलिए बी, और ये क्या है सी। ठीक है, तो जो ओ ए वेक्टर है वो क्या है, उसको हमने मान लिया ए वेक्टर। जो ओ बी वेक्टर है वो हमने क्या मान लिया, सपोज कर लो बी वेक्टर। समझ गए बात को। अब देखिए इनका एक हम डायगोनल खींचते हैं, इनका एक विकर्ण खींचते हैं। ये देखिए ये हमने एक क्या खींच दिया, इसका विकर्ण खींच दिया। ठीक है, अब इस विकर्ण को आप चाहें तो कुछ बोल सकते हैं, सी वेक्टर बोल सकते हैं, और नहीं बोलना है तो कोई जरूरी नहीं है यहां पर। ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है यहां पर कि अगर ओ ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर है तो फ्रंट वाली साइड मतलब बी सी वेक्टर भी क्या होगा, वो सेम होगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये बोलिए ये ए वेक्टर हो जाएगा। और ओ बी वेक्टर अगर बी वेक्टर है तो फिर ए सी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बताइए, ये भी क्या हो जाएगा बोलिए, बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहां कह सकते हैं कि हमने यहां पर मान लिया है, ले लिया है, क्या लिया है कि लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, अब हमको ट्रायंगल लॉ यूज करना है, लगाना है। आप लोग बताना अभी अगर समझ में आया है तो बता पाएंगे। यहां हम लेना चाहते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी। बताइए कौन जल्दी बताता है, डायग्राम में देखो ओ ए सी। ओ ए सी में क्या होगा बोलो, कैसा आया, डायरेक्ट क्या जाना पड़ेगा अपन को, पहले ओ सी। तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, सबसे पहले लिखेंगे हम ओ सी वेक्टर, फिर क्या लिखेंगे बोलो ओ ए और ये ए सी। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ओ ए वेक्टर और प्लस कितना बोलिए ए सी वेक्टर। अब बताओ जरा ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर है। और बताओ ए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, कहाँ है, ये है ए सी। डायग्राम में देखो ए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, बी वेक्टर। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ओ सी। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसा ही हमको एक ट्रायंगल और लेना है। ठीक है, और वो ट्रायंगल कौन सा रहेगा, यहां लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ओ बी सी। जैसे ओ ए सी लिया हमने, ऐसा ही लेना है ओ बी सी। ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी में। अब इसमें क्या होगा, फिर से वैसा ही, ये ओ सी डायरेक्ट आएगा, फिर यहाँ ओ बी और ये बी सी जाएगा। तो क्या लिखोगे तुम बोलो, ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ओ बी वेक्टर और प्लस कितना बोलो, बी सी वेक्टर होगा। अब ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर है, यहां लगा देंगे बी वेक्टर। और बी सी वेक्टर देखो डायग्राम में देखो, ऊपर वाली साइड दिख रही है, बी सी वेक्टर कितनी है, ए वेक्टर है। तो चलो लगाते हैं। ठीक है, यहां पर ये देखिए लगा देते हैं, ओ बी वेक्टर मीन्स हो जाएगा बी वेक्टर, और बी सी वेक्टर मतलब कितना हो गया, ए वेक्टर। ये किसके इक्वल आया बोलो, ओ सी वेक्टर के इक्वल आया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो जरा ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से हिंदी में लिखना हो तो देखो ये ओसी ओसी है दोनों, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरफ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। समझ रहे हैं? इसमें क्या प्रूफ हो रहा है कि इनमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे हम स्केलर में समझते हैं, क्या समझते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल टू क्या, 3 + 2 हो सकता है, ठीक है, दोनों 5 ही 5 आएगा, 5 आएगा ना। तो ऐसा ही वेक्टर में भी लागू है। अपने मन से नहीं बोल सकते थे, जितनी बातें हम यहां निकालेंगे आगे चल करके आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं कि सब में हो जाए। जैसे आगे पढ़ोगे कि हमने निकाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और फिर निकाल लिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, आगे पढ़ेंगे अपन। लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि सब कुछ सिमिलर हो, स्केलर जैसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम इसको कर करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें वेक्टर में कौन से रूल फॉलो होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। इसमें क्या देखा आपने, क्रम का महत्व नहीं है, मतलब क्रम पलट दिए जाएं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इस लॉ को, इस रूल को क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? छोटी कक्षाओं में पढ़ा है इसका नाम, बताओ क्या नाम है? इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहलाता है ये? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। और हिंदी वालों को लिखना है तो ये कहलाता है क्या, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किसके लिए? योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा 3 मार्क्स का कि प्रूफ कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है, वेक्टर के लिए क्रम विनिमय नियम योग वाला सिद्ध करो, ठीक है। तो हमें पहले यहां पर चाहे तो हम लॉ लिख सकते हैं ऐसा करके। नियम क्या होता है, यहां पर पहले भाषा में लिखना पड़े, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये अपन ने पहले शुरू में ही स्टेटमेंट लिख दिया। मान लो आपसे कोई पूछे 2 मार्क्स में कि क्रम विनिमय नियम क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी में कैसा बोलेंगे? यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश हैं तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या, क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। क्लियर है? तो इसको आप लोग अच्छे से लिख करके देख लें और तैयार कर लें। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत आसान क्वेश्चन रहे और आपने इनको समझा भी। और लेकिन कितना भी आसान क्वेश्चन हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वह पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए शुरू हो जाइए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए और बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए
और एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन अभी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हाँ, होमवर्क करके फोटो खींच करके भेजना ना भूलें। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखें।